is Radhika Gaur with the session number 9 of your chapter Heredity and Evolution. तो अभी हम यहाँ पे सेशन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं in which we are going to discuss about fossils. So guys, heredity and evolution की जो almost knowledge थी आपको gain हो चुकी है. That is आप almost हर एक fundamental heredity and evolution के बारे में सेशन नंबर 8 तक समझ चुके हो. अब जो सेशन नंबर 9 है उसमें मैं आपको फॉसिल्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि फॉसिल्स क्या होते हैं, उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं और वो कैसे किसी को ट्रेस करने के लिए हम उन्हें यूज करते हैं. दैट इज जो फॉसिल्स हैं उनकी इवोल्यूशन में कैसे हम उसे स्टडीज में लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विद फॉसिल्स. Actually, these are the dead and decayed remains of organisms from the geological past. That is, preserved traces of living organisms that lived millions of years ago. क्या था एक्चुअली काफी मिलियंस ऑफ इयर्स अगो कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो अर्थ पे रहते थे. उन्हीं के जो डेड और डिकेड रिमेन्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम फॉसिल्स बोलते हैं. क्लियर दैट दीज आर द डेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द जियोलॉजिकल पास्ट और वी कैन से that preserved traces of living organisms that lived millions of years ago. Clear? Actually, it is not always necessary that every part of a dead organism decomposes. That is, example के लिए a dead insect caught in a hot mud. सिंपल सी बात है, ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके हर पार्ट डिकम्पोज हो जाएगा. क्लियर? दैट इज जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके कुछ पार्ट्स हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं, बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट एवरी पार्ट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजेस. फॉर एग्जांपल, अ डेड इंसेक्ट कॉट इन अ हॉट मड. एग्जांपल के लिए आप एक एग्जांपल लेते हैं कि एक डेड इंसेक्ट है जिसे एक हॉट मड में हमने कॉट कर लिया. द मड डज नॉट अलाउ द इंसेक्ट टू डिकम्पोज क्विकली. और जो मड है वो क्या करेगी, दैट विल नॉट अलाउ द इंसेक्ट टू डिकम्पोज क्विकली. On the contrary, the mud will eventually harden and retain the impression of the body parts of the insects. अभी क्या होगा, लेकिन क्या होगा, जो मड है वो इवेंचुअली हार्डन होती जाएगी और जो इंप्रेशंस हैं इंसेक्ट्स के बॉडी पार्ट्स के उन्हें रिटेन कर लेगी. क्लियर that the mud will eventually harden and retain the impressions of the body parts of the insect. This provides us evidence about the presence of insect and also tell us about the structure of the insect. इसकी वजह से क्या होगा, ये हमें ये एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि जो इंसेक्ट है उसकी प्रेजेंस थी वहां पे और ये भी बताएगा कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या रही होगी. सिंपल है. क्या हुआ, हमने मड में हमने क्या ऑब्वियसली नेचुरली एक इंसेक्ट था जो एक हॉट मड में कॉट कर लिया गया. क्लियर? जब वो हॉट मड में वो कॉट कर लिया गया तो इंसेक्ट के कुछ पार्ट्स तो होंगे जो डिकम्पोज हो जाएंगे, बट कुछ पार्ट्स होंगे जो डिकम्पोज नहीं होंगे. तो जो इंसेक्ट है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, जो मड होगा वो हार्ड होती जाएगी और जो उसके इंप्रेशंस थे, दैट इज जो इंसेक्ट की स्ट्रक्चर है उसके इंप्रेशंस मड पे शो होने लगेंगे. उसकी वजह से क्या होगा, हम जो इंसेक्ट है उसकी प्रेजेंस के बारे में बता सकते हैं. ऑल्सो हम ये भी बता सकते हैं जो इंसेक्ट है उसकी स्ट्रक्चर क्या रही होगी. तो यही एविडेंस प्रोवाइड करता है कि जो फॉसिल्स हैं वो कैसे हमारी स्टडी में यूज किए जाते हैं. इन अदर वर्ड्स, फॉसिल्स रिकॉर्ड हेल्प अस टू एनालाइज द कनेक्शंस बिटवीन द अर्थ एंड लाइफ इवोल्यूशन. जो फॉसिल्स हैं उसी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमें क्या हेल्प करते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम जो कनेक्शंस हैं अर्थ के और उनकी लाइफ इवोल्यूशन के, उनके बारे में जो कनेक्शंस हैं उन्हें हम एनालाइज कर पाएं. क्लियर? That fossils record help us to analyze the connections between the Earth and life's evolution. By this, we can reconstruct the pattern and traits that existed in the history of life. और इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो पैटर्न्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, जो एग्जिस्ट कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ लाइफ में, उन्हें हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. That is, we can reconstruct the patterns and traits that existed in the history of life. साइंस ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी. और फॉसिल्स की जो साइंस है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं. क्लियर? तो सिंपल है कि फॉसिल्स की हेल्प से हम जो अर्थ है और लाइफ के एवोल्यूशन हुआ है उसके बीच में कनेक्शंस को एनालाइज कर सकते हैं और जो पैटर्न ट्रेंड्स जो पहले लाइफ में होते थे, जो हिस्ट्री ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंगली जो पैटर्न और ट्रेंड्स एग्जिस्ट करते थे उन्हें हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और वो सब किसकी हेल्प से होता है, वो सब फॉसिल्स की हेल्प से ही होता है. अब बताते हैं काइंड्स ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स के टाइप्स क्या होते हैं, काइंड्स क्या होते हैं.
Fossils are of various kinds like tree-trunk fossils, invertebrate fossils, fish fossils, and dinosaur skull fossils, depending on their differences in appearance and detail and mode of preservation. जो fossils होते हैं वो काफी टाइप के होते हैं, जैसे trunk fossils हुए, invertebrate fossils हुए, फिश फॉसिल्स भी होते हैं, डायनासोर स्कल फॉसिल्स भी हमें मिले। तो वो किसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंसेस। उनके जो अपीयरेंस में डिफरेंसेस हुए, डिटेल्स में डिफरेंसेस हुए, मोड ऑफ प्रिजर्वेशन में जो डिफरेंसेस हुए, उन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे जो फॉसिल्स हैं वो कई टाइप के हमें मिल जाते हैं। क्लियर? Actually, fossils provide evidence that living beings that exist today have originated from primitive organisms through the process of organic evolution. जो fossils हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वो ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अभी रहते हैं, that living organisms exist today have originated from the primitive organism. That is, जो ऑर्गेनिज्म आज प्रेजेंट हैं वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट हुए थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्लियर है? दैट इज, जो फॉसिल्स हैं वो हमें ये एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि जो आज के एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट हुए हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। क्लियर अबाउट दैट? दैट fossils provide evidence that living beings that exist today have originated from the primitive organisms through the process of organic evolution. Clear? Now, what is dating of fossils? If we start digging the earth and find fossils, the deepest layer generally contain the oldest fossils as compared to the surface layers. That is, यदि हम अर्थ को डिग करना स्टार्ट करें फॉसिल्स को फाइंड आउट करने के लिए, तो जो डीपेस्ट लेयर होगी उसमें काफी ओल्डेस्ट फॉसिल्स प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू द सरफेस लेयर। क्लियर? Relative position of rock and the date of its erosion can indicate the same. यदि हम किसी भी रॉक की रिलेटिव पोजीशन देखें या उसमें रेट ऑफ इरोजन देखें तो वो भी क्या सेम इंडिकेट करता है। क्लियर? सो कार्बन डेटिंग कैन आल्सो बी यूज्ड इन दिस, आई मीन टू से इसी प्रोसेस में जो कार्बन डेटिंग है हम उसे यूज कर सकते हैं। एंड इन दिस द एज ऑफ फॉसिल्स कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट्स इन द फॉसिल मटेरियल। एक तो हम डेट कैसे वो पता कर रहे थे कि हम डिग कर रहे थे, सरफेस लेयर पे जो फॉसिल्स मिलते थे उससे ज्यादा हमें जो लोअर लेयर रहती थी उस पे हमें फॉसिल्स देखने को मिल जाते थे। सेकंड है जो कार्बन डेटिंग है, हम उसे यूज कर सकते हैं। उसे कैसे यूज कर सकते हैं कि एज ऑफ फॉसिल को डिटरमाइन करने के लिए हम उसमें क्या मीन्स करते हैं, हम उसमें जो कार्बन के डिफरेंट आइसोटोप्स उसमें प्रेजेंट है उनका रेशियो फाउंड आउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमें जो फॉसिल मटेरियल है उसकी एज डिटरमाइन हो जाती है। क्लियर? दैट कार्बन डेटिंग कैन आल्सो बी यूज्ड इन दिस and in this the age of fossils can be determined by measuring the ratio of different isotopes of carbon element in the fossil material. Now the thing is, what are the uses of fossils? Fossils के बारे में हमने स्टडी कर लिया, बट जो fossils हैं उनके यूज क्या होते हैं? Actually, they are used to determine the history of the plants and animals. ये जो plants हैं, जो animals हैं, उनकी हिस्ट्री को डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। This gives us an idea about the evolution. ये evolution के आइडिया के बारे में भी हमें बताते हैं। This gives us an idea about climatic conditions of Earth in the past. That is, जो Earth है, जो past में Earth थी, उस पे climatical conditions कैसी होती थी वो भी हम fossils के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। उसके आइडिया भी हम fossils के थ्रू ही लगा सकते हैं। Also, it helps us to analyze the geological time scale. और जो फॉसिल्स होते हैं वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एनालाइज करने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। तो क्लियर हुआ आपको फॉसिल्स के यूज क्या होते हैं? दे आर यूज्ड टू डिटरमाइन द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट इवोल्यूशन। दिस गिव्स एन आइडिया अबाउट क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अर्थ इन द पास्ट एंड इट हेल्प्स टू एनालाइज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्लियर? नाउ फॉसिल फॉर्मेशन। फॉसिल फॉर्मेशन क्या होता है? Fossils are formed layer by layer in a sequence. जो fossils हैं वो layer by layer एक sequence में form किए जाते हैं. It is a slow process that is totally dependent on where the organism died. ये काफी slow process होता है और इस सारा का सारा उसी चीज पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो organism है उसकी death हुई. Generally, fossils are formed from the hard part of the organism such as tree trunks or skull.
नॉर्मली जो फॉसिल्स हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके हार्ड पार्ट से फॉर्म होते हैं, जैसे जो ह्यूमन स्केल है वहां से, एनिमल स्केल्स हैं वहां से, ट्री ट्रंक्स हैं उनके फॉसिल्स बनते हैं। क्लियर? जो फॉसिल्स हैं जनरली जो हार्ड पार्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म से उन्हीं से फॉर्म होते हैं और वो लेयर बाय लेयर सीक्वेंस में फॉर्म होती है। और जो प्रोसेस होता है टोटली उसी पे डिपेंड करता है दैट वेयर द ऑर्गेनिज्म डाइज। नाउ let us start 100 million year ago. Some invertebrates on the seabed dies and are buried in the sand. More sand accumulate and sandstone forms under pressure. मतलब ये कि हम 100 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट करते हैं कि कुछ इन्वर्टिब्रेट्स थे सी बेड पे, वो उनकी डेथ हो गई और वो सैंड में बरी हो गई। मोर सैंड एक्यूमुलेट्स, उन पे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा सैंड एक्यूमुलेट होती रही एंड सैंडस्टोन फॉर्म्स अंडर प्रेशर। और क्या हुआ, अंडर प्रेशर सैंडस्टोन्स फॉर्म्स हो गए। क्लियर? जो सैंडस्टोन्स से उनसे अंडर प्रेशर फॉर्म होता गया। Millions of years later, dinosaurs living in the area die and their bodies too are buried in the mud. जो काफी सारे साल बाद, मिलियंस ऑफ ईयर लेटर, जो डायनासोर्स थे उस एरिया में, जो डायनासोर्स रहते थे वो उनकी भी डेथ हो गई, उनकी बॉडीज जो थी वो भी बरी हो गई मड में। दिस मड इज ऑल्सो कंप्रेस इनटू रॉक्स, ये मड जो थी ये भी रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। Above the rock containing the earlier invertebrates fossils, that is जो नीचे जो हमारे earlier invertebrates fossils present थे उनके above वाली जो पोजीशन आ गई वो किसकी आ गई, डायनासोर फॉसिल्स की। क्लियर? सेकेंड लेयर हमारी किसकी बन गई, डायनासोर फॉसिल्स की। Again millions of years later, the bodies of horse-like creatures dying in the area are fossilized in rocks above these earlier rocks. अब क्या हुआ, अगेन से मिलियंस ऑफ इयर्स लेटर जो बॉडीज थी, जो हॉर्स लाइक क्रिएचर्स थे, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो बॉडीज थी वो क्या हुई, वो थर्ड लेयर की तरह, जो डायनासोर की लेयर थी फॉसिल्स की, डायनासोर फॉसिल्स की जो लेयर थी उससे अबव जो हॉर्स फॉसिल्स है उनकी लेयर क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? दैट इज जो फर्स्ट क्या हुआ, सबसे पहले जो इन्वर्टिबल फॉसिल्स थे उनकी लेयर बनी। सेकेंड, यदि डायनासोर्स की डेथ हुई तो जो डायनासोर्स की लेयर उनके ऊपर बन गई, दैट इज इन्वर्टिब्रेट फॉसिल्स के ऊपर डायनासोर लेयर बन गई। फिर जो डायनासोर लेयर्स थी उनके बाद जब हॉर्स लाइक क्रिएचर्स की डेथ हुई तो डायनासोर्स की लेयर्स के ऊपर जो हॉर्स लाइक क्रिएचर्स थे उनकी लेयर बन गई। Much later, by erosion or water, flow veers away from the rock and exposes the horse-like fossil. As we dig deeper, we will find older and older fossils. क्या हुआ, काफी टाइम बाद इरोजन की वजह से, वाटर फ्लो वेयर्स की वजह से और कुछ और वजह से जो रॉक्स थे, सम ऑफ द रॉक्स, एंड एक्सपोज द हॉर्स-लाइक फॉसिल्स, जो हॉर्स-लाइक फॉसिल्स थे उन्हें एक्सपोज कर दिया गया। अब नॉर्मली हम जितना नीचे तक डिग करते जाएंगे will find older and older fossils, तो हमें उतने ही older and older fossils मिलते चले जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिलाइजेशन, दैट इज फॉसिल फॉर्मेशन। तो समझ आया आपको फॉसिल फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या फॉसिलाइजेशन होता है। सो इट्स टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited। मैंने आपको बताया था कि वो traits जो acquired होती हैं वो inherited नहीं होती। You have to answer why and your time to start now. 1, 2, 3, 4, 5. Hands up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, the characteristics developed during the lifetime of an individual that cannot be passed on to its progeny are termed as acquired traits. पहले हम acquired traits के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि acquired traits वो कैरेक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में, अभी किसी भी इंडिविजुअल में उसकी लाइफ टाइम में डेवलप होते हैं। दैट इज वो एक्सपीरियंसेस, वो कैरेक्टर्स, वो बिहेवियर्स जो ह्यूमन और वी कैन से अदर एनिमल जो अपने लाइफ टाइम में अचीव करता है। क्लियर? दे कैन नॉट बी पास ऑन टू इट्स प्रोजेनी, वो आप उनकी प्रोजेनी को ट्रांसफर नहीं कर सकती क्योंकि उनमें कोई भी जेनेटिकल रिलेशनशिप नहीं होता, इसीलिए उन्हें एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं। दैट इज वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो लाइफ टाइम में अचीव किए जाते हैं। These traits are not passed to the DNA of germ cells. ये जो traits रहते हैं ये germ cells के DNA में पास नहीं किए जाते। अब जब ये traits DNA में, germ cells के DNA में पास नहीं किए जाएंगे तो obviously इनका reproduction में कोई भी relation नहीं रहेगा and this is the reason कि ये inherited नहीं होते। Clear? That the acquired traits cannot be inherited because these traits are not passed to the DNA of the
germ cells. So what did we learn today? क्या स्टडी किया आज हमने fossils के बारे में स्टडी किया, हमने जो fossils dating होती है उसके बारे में स्टडी किया. Also हमने ये भी स्टडी किया fossils के uses क्या हैं and fossil formation कैसे होता है. In next session we are going to discuss much more about this chapter. Till then, good luck.